नमस्कार, मैं हूं आलोक और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। आइए नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। मध्य प्रदेश के अमरवाड़ा विधानसभा सीट पर हुए उपचुनाव में बीजेपी उम्मीदवार कमलेश प्रताप शाह ने जीत हासिल की है। इसी बीच कांग्रेस नेता और छिंदवाड़ा से पूर्व सांसद नकुल नाथ ने बीजेपी के उम्मीदवार पर तंज कसा है। कांग्रेस नेता नकुल नाथ ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, वर्तमान बीजेपी प्रत्याशी जो कांग्रेस पार्टी से 3 बार के विधायक रहे हैं, उन्होंने पिछले चुनाव में माननीय कमलनाथ जी के नेतृत्व में लगभग 25,000 मतों से जीत दर्ज की थी। आज के उपचुनाव में शासन प्रशासन की मदद से मामूली मतों के अंतर से जीत शर्मनाक हार के बराबर है। पूर्णिया के रुपौली विधानसभा से निर्दलीय प्रत्याशी शंकर सिंह ने बाजी मारी है। जेडीयू प्रत्याशी कलाधर प्रसाद मंडल 8,204 वोटों से चुनाव हार गए। वहीं इसी रिजल्ट पर राजनीतिक प्रतिक्रिया भी आनी शुरू हो गई है। आरएलएम प्रमुख व राज्यसभा सांसद उपेंद्र कुशवाहा ने एक्स पर पोस्ट के जरिए एनडीए को चेताया है। उपेंद्र कुशवाहा ने एक्स पर लिखा कि रुपौली में जेडीयू उम्मीदवार की हार एनडीए के लिए माथे पर शिकन पैदा करने वाली है, परंतु संतोष इस बात का है कि जनता राज्य के 2005 से पहले की स्थिति के जिम्मेवार पार्टी को बख्शने को तैयार नहीं है। उपचुनाव का ये साफ संदेश है। मध्य प्रदेश और बिहार समेत 7 राज्यों की 13 सीटों पर हुए विधानसभा उपचुनाव के नतीजे आ गए हैं। सभी सीटों पर 10 जुलाई को वोटिंग हुई थी। इनमें से कांग्रेस ने 4, टीएमसी ने 4, भाजपा ने 2, आप, डीएमके और निर्दलीय ने 1-1 सीट जीती है। उपचुनाव में बद्रीनाथ विधानसभा सीट से अपनी जीत पर कांग्रेस उम्मीदवार लखपत सिंह ने कहा, मैं बद्रीनाथ के लोगों को धन्यवाद देना चाहता हूं। इसका श्रेय उन सभी को जाता है जिन्होंने न्याय की इस लड़ाई में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से मेरा साथ दिया है। 7 राज्यों की 13 विधानसभा सीटों पर हुए उपचुनाव के नतीजे आ चुके हैं, जहां ममता बनर्जी की पार्टी तृणमूल कांग्रेस ने शानदार जीत हासिल की है। ममता बनर्जी ने कहा कि टीएमसी की जीती गई 4 में से 3 सीटें पहले बीजेपी की थीं। ममता ने कहा 4 में से 3 सीटें बीजेपी की थीं, जो अब टीएमसी ने जीत ली हैं। ये जीत जनता की जीत है और मैं लोगों को धन्यवाद देती हूँ। हम 21 जुलाई को इस जीत को समर्पित करेंगे। देश की 7 राज्यों की 13 विधानसभा सीटों पर हुए उपचुनाव में कांग्रेस अपने प्रदर्शन से गदगद है। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने इस पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा, 7 राज्यों में हुए उपचुनाव के नतीजों ने स्पष्ट कर दिया है कि बीजेपी की ओर से बुना गया भय और भ्रम का जाल टूट गया है। किसान, नौजवान, मजदूर, व्यापारी और नौकर पेशा समेत हर वर्ग तानाशाही का समूल नाश कर न्याय का राज स्थापित करना चाहता है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा कि अपने जीवन की बेहतरी और संविधान की रक्षा के लिए जनता पूरी तरह से इंडिया गठबंधन के साथ खड़ी है। उपचुनाव में इंडिया गठबंधन और कांग्रेस के बेहतर प्रदर्शन पर पार्टी के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा, यह नतीजा मोदी शाह के गिरते राजनीतिक साख का प्रबल प्रमाण है। उन्होंने एक्स पर पोस्ट कर कहा, विधानसभा उपचुनाव के सकारात्मक परिणाम के लिए हम जनता के सामने नतमस्तक हैं। उन्होंने जहां जहां कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवारों के लिए वोट किया, इसके लिए उनका तहे दिल से धन्यवाद और आभार। पश्चिम बंगाल में उपचुनावों पर बीजेपी नेता शंकर घोष ने कहा, हम अंतिम नतीजों का इंतजार करेंगे। हम इंतजार करेंगे और उसके बाद हम सभी बूथों के नतीजों की जांच करेंगे। इसके बाद हम बता पाएंगे कि हमारी तरफ से क्या कमी रह गई। लेकिन जैसा कि आप जानते हैं, हमने पहले दिन से ही हमेशा सत्ताधारी पार्टी टीएमसी की ओर से की जाने वाली आतंक की राजनीति को समझाने की कोशिश की है और इसका असर मतदान के नतीजों पर भी पड़ता है। अगर हमारे संगठनात्मक हिस्से की किसी तरह से भी कमी हो तो हम उसे दूर करने की कोशिश करेंगे। यूपी में बीजेपी विधायक रमेश चंद ने अपनी ही पार्टी को लेकर एक बड़ा बयान दे दिया है। यूपी में बीजेपी विधायक रमेश चंद ने कहा कि यूपी में बीजेपी की हालत ठीक नहीं है। जौनपुर जिले की बदलापुर से बीजेपी विधायक रमेश चंद मिश्रा का एक वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है, जिसमें वो कह रहे हैं कि यूपी में बीजेपी की स्थिति खूब खराब है। 2027 में बीजेपी की सरकार नहीं बनेगी। आज की तारीख में चुनाव हो तो बीजेपी नहीं जीतेगी। विधायक अब केंद्रीय नेतृत्व से कदम उठाने की बात कह रहे हैं।
7 प्रदेशों की 13 विधानसभा सीटों पर हुए उपचुनाव में 11 सीटों के नतीजे घोषित हो गए हैं, जहां पर इस बार इंडिया गठबंधन एनडीए पर भारी पड़ा और विपक्षी गठबंधन ने 10 सीटों पर कब्जा जमाया। इसी बीच कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने न्यूज एजेंसी एनआई से बातचीत के दौरान दावा किया कि यह एक ऐसा ट्रेंड है जो लोकसभा चुनाव से शुरू हुआ और आगे बढ़ रहा है। ऐसे में बीजेपी आने वाले सभी चुनाव हारती रहेगी। हमारे लिए ये ट्रेंड 2014 में शुरू हुआ था। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने कहा, इसके बाद हम कई चुनाव हारे और अब बीजेपी भी उसी दौर से गुजरेगी। 7 राज्यों की 13 सीटों पर उपचुनाव में एनडीए को बड़ा झटका लगा है। 13 सीटों में से 2 पर कांग्रेस जबकि 1 पर आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार ने जीत हासिल की। उपचुनाव के नतीजों पर आप सांसद संजय कुमार ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। उपचुनाव के नतीजों पर आप सांसद संजय सिंह ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा, आज जालंधर उपचुनाव के नतीजे आए हैं। हम करीब 38,000 वोटों से जीते हैं। पंजाब की जनता हमारे साथ है। उन्होंने कहा, पूरे देश में इंडिया गठबंधन की जीत हो रही है। बीजेपी को समझना चाहिए कि जनता कोरे वादों और झूठ से परेशान है। आज देश में नौजवान परेशान है। अग्निवीर जैसी योजना को बंद करने की जरूरत है। उपचुनाव में आपके उम्मीदवार मोहिंदर भगत 37,325 वोटों से जीत गए हैं। भाजपा दूसरे स्थान पर और कांग्रेस तीसरे स्थान पर रही। आपकी एक तरफा जीत के बाद पार्टी कार्यकर्ता और मोहिंदर भगत का परिवार जश्न में मग्न हो गया है। उपचुनाव में जीत से पहले आपकी बढ़त पर पंजाब के मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने कहा कि मैं जालंधर पश्चिम के लोगों का धन्यवाद देना चाहता हूं। मुझे इस सीट को बड़े अंतर से बरकरार रखने का भरोसा है। लोग आपके साथ हैं। हम पंजाब के लोगों के लिए और उनके पक्ष में काम करते रहे हैं। कांग्रेस ने 1975 में आपातकाल लागू कर बहुत बड़ी गलती की थी। उन्हें इसकी कीमत चुकानी पड़ी। नरेंद्र मोदी ने शनिवार को अपने मुंबई दौरे पर 3,000 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट्स का शिलान्यास और लोकार्पण किया। इस दौरान पीएम मोदी ने कहा, हाल ही में आरबीआई ने नौकरियों को लेकर एक रिपोर्ट जारी की है। रिपोर्ट के मुताबिक पिछले 3-4 सालों में देश में करीब 8 करोड़ नए रोजगार पैदा हुए हैं। इन आंकड़ों ने झूठी बातें फैलाने वालों के मुंह बंद कर दिए हैं। ये लोग निवेश, इंफ्रास्ट्रक्चर और देश में विकास के विरोध करते हैं और अब उनका पर्दाफाश हो गया है। कांग्रेस के संगठन प्रभारी केसी वेणुगोपाल को शनिवार को अपने फोन में से एक मैलिशियस स्पाईवेयर से चेतावनी मिली। कांग्रेस नेता ने एप्पल की ओर से भेजे गए स्क्रीनशॉट को साझा किया है, जिसमें लिखा हुआ है कि आपके उपकरण पर हमला पाया गया है। वेणुगोपाल ने एक्स पर एक पोस्ट में लिखा, धन्यवाद प्रधानमंत्री जी, मेरे फोन पर भी अपना पसंदीदा मैलिशियस स्पाईवेयर भेजने के लिए। एप्पल ने मुझे आपके इस विशेष उपहार के बारे में सूचित करने की कृपा की है। कांग्रेस सांसद ने कहा कि हम इस घोर असंवैधानिक कृत्य और हमारी निजता के हनन का पुरजोर विरोध करेंगे। झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन ने शनिवार को दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल से उनके आवास पर मुलाकात की। इस दौरान हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन भी मौजूद थी। इस दौरान आपके सांसद संजय सिंह भी मौजूद रहे। बताया जा रहा है कि दोनों नेताओं के बीच आगामी विधानसभा चुनाव की रणनीतियों पर चर्चा हुई। बता दें, हेमंत सोरेन को हाल ही में झारखंड हाईकोर्ट ने जमानत दी थी। वह रांची जमीन घोटाले मामले में आरोपी थे। वे कई महीनों से जेल में बंद थे और लंबे समय से जमानत पाने की कोशिश कर रहे थे। बीते 9 महीनों से इजराइल और हमास के बीच जंग जारी है। इजराइल ने हमास को खत्म करने का दृढ़ संकल्प किया है। इसी बीच खबर आई है कि इजराइल ने एक बार फिर से गजा पट्टी पर भीषण हमला किया है। इस हमले में हमास की सैन्य टुकड़ी के प्रमुख मोहम्मद दहीफ समेत 71 लोगों की मौत हुई है, जबकि सैकड़ों लोग घायल हो गए हैं। गजा के स्वास्थ्य मंत्रालय ने एक आधिकारिक बयान में जानकारी दी है। इजराइल अधिकारियों ने कहा कि उन्होंने हमास की सैन्य टुकड़ी के प्रमुख मोहम्मद दहीफ पर निशाना साधा था। इजराइल ने गजा पट्टी के खान यूनिस क्षेत्र में हमला किया है। गृह मंत्रालय ने शनिवार को जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम को संशोधित कर दिया है। इससे जब जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल को ज्यादा शक्तियां मिल गई हैं। इस संबंध में अधिसूचना को भी केंद्र सरकार की तरफ से जारी कर दिया गया है। जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 की धारा 55 के तहत संशोधन नियमों को अधिसूचित किया गया है, जिसमें एलजी को अधिक शक्तियां देने वाली नई धाराएं शामिल हो गई हैं।
वैसे इन शक्तियों को 2019 में ही गृह मंत्रालय नोटिफाई किया गया था, जिसे नए सिरे से अधिसूचित किया गया है। शंभू बॉर्डर को खोले जाने का मामला अब सुप्रीम कोर्ट जा पहुंचा है। दरअसल शंभू बॉर्डर खोले जाने के पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट के आदेश को हरियाणा सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया है। इस संबंध में हरियाणा सरकार ने एससी में नई एसएलपी दायर की है। शुक्रवार को ही टॉप कोर्ट ने इस मामले की टिप्पणी करते हुए कहा था कि हरियाणा सरकार को एससी का आदेश मानकर शंभू बॉर्डर खोल देना चाहिए। बता दें कि हरियाणा पुलिस ने किसानों को दिल्ली जाने से रोकने के लिए शंभू बॉर्डर को बंद किया था। दरअसल किसानों के दिल्ली कूच के मद्देनजर हरियाणा सरकार ने 13 फरवरी को शंभू बॉर्डर पर नाकाबंदी की थी। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना को दिल्ली विकास प्राधिकरण की ओर से अदालत में लंबित एक आवेदन के बावजूद ठीक से विचार किए बिना ही पेड़ों को काटने की अनुमति देने के लिए कड़ी फटकार लगाई है। न्यायमूर्ति ओका ने कहा, मुझे लगता है कि उपराज्यपाल खुद को अदालत समझ रहे हैं। क्या कोई अधिकारी एलजी के पास ये बताने गया था कि हमें आगे बढ़ने के लिए सर्वोच्च न्यायालय की अनुमति की आवश्यकता है? पीठ ने जोर देकर कहा कि वीके सक्सेना सहित सभी संबंधित पक्षों में इस मामले में गलतियां की हैं और स्पष्टीकरण के साथ अदालत में आने की बजाय इन गलतियों को छिपाने का विकल्प चुनने के लिए सभी की आलोचना की है। असम में भयावह बाढ़ का कहर जारी है। आम जनजीवन काफी अस्त व्यस्त हो चुका है। लोगों के घरों से लेकर सरकारी ऑफिसों तक बाढ़ का पानी पहुंच चुका है। सरकारी कामकाज बाधित हो रहे हैं। लोगों को बिजली, पानी जैसी मूलभूत सुविधाओं के लिए भी काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। इसी बीच असम राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने बताया कि 7 और लोगों की मौत हो गई है। इसे मिलाकर कुल अब तक 90 लोगों की मौत हो चुकी है। अब तक की सुर्खियों में बस इतना ही। आगे की खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com पर।